अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो कि मोस्टली यूज़ होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हों तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? डिफरेंट बिज़नेस सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है और ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपके साथ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हों तो वहाँ पर इस थ्योरी का इस्तेमाल होता है। इस थ्योरी का नाम है गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, जिसमें हम थोड़ा सा गोल और मोटिवेशन को भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम उसके कुछ की प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम एडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी और डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये समझ लें कि गोल क्या होता है और मोटिवेशन क्या चीज़ होती है। गोल से मुराद कोई भी ऐसा बिहेवियर होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपको मिल जाए, ठीक है? गोल कोई भी आपका एक ऐसा बिहेवियर होता है जो फ्यूचर के साथ कनेक्टेड होता है। जबकि अगर हम लोग मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन एक हेल्पिंग फोर्स होती है, ठीक है? जो आपको गाइड करती है, जो आपको मेंटेन्ड रखती है कि आप उस गोल को अचीव कर सकें। अब इसको हम एक बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे होगा कि आप सपोज़ करें आपको प्यास लगी है और आपने किचन तक उठ के जाके पानी पीना है। अब आप अपने बेडरूम से उठेंगे और वो किचन तक जाएँगे। किचन आपका गोल है, ठीक है? लेकिन वो बेडरूम से उठकर वो रास्ता तय करना, वो किचन तक जाना, वो आपकी एक ड्राइविंग फ़ोर्स है जो आपको किचन तक लेके जा रही है, जिसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो हैं एडविन ए. लॉक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी रिसर्च का जो मकसद था या मेन बेस जो थी उनकी रिसर्च की वो गोल सेटिंग पर थी। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया 1968 में जिसका नाम था टुवर्ड अ थ्योरी ऑफ टास्क मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स, जिसमें उन्होंने गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया। फर्दर उन्होंने अपने फ्रेंड डॉक्टर गैरी लेथम के साथ मिलकर गोल सेटिंग पर मज़ीद रिसर्च की और 1990 में इस थ्योरी को पब्लिश किया। अब अगर मैं इस थ्योरी की डेफिनेशन की बात करूं तो ये थ्योरी आपको ये बताती है कि अगर एक इंसान के गोल्स क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं और चैलेंजिंग हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जिनके गोल्स जो हैं वो अनक्लियर हैं और आसान गोल्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं मोटिवेशन की बात कर रही हूँ। ज़्यादा मोटिवेटेड कौन है? मोटिवेशन से मुराद आपके एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन है, ठीक है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन की और एम्प्लॉयज़ के गोल्स की बात हो रही है। जब आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा सक्सेसफुल वे में अपने गोल्स को टारगेट कर सकेंगे या अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो इसमें हमने बात की कि आपके गोल्स का क्लियर होना, स्पेसिफिक होना और चैलेंजिंग होना इम्पॉर्टेंट है। गोल्स की क्लैरिटी और गोल्स का चैलेंजिंग होना वो हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन गोल्स का स्पेसिफिक होना क्या चीज़ है? जितने ज़्यादा आपके गोल्स स्पेसिफिक होंगे उतना ही अच्छा आउटकम आएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक ओवरऑल गोल है कि आपने वज़न कम करना है। अब ये एक जनरल सा गोल है, ये आपका एक स्पेसिफिक गोल है कि आपने वज़न कम करना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने 10 किलो वज़न कम करना है अगले 1 महीने में, तो आपने इस गोल को और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया। जब आपने इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी कि आपको समझ आ गया कि आपने इतना वज़न कम करना है इतने टाइम में, तो इसको हम कहते हैं गोल्स का स्पेसिफिक होना। गोल सेटिंग थ्योरी में 5 बहुत इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स आते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। लेकिन इन की प्रिंसिपल्स को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले इनके नाम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ क्लैरिटी, नंबर 2 इज़ चैलेंज, नंबर 3 इज़ कमिटमेंट, नंबर 4 इज़ फीडबैक एंड नंबर 5th वन इज़ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 इज़ क्लैरिटी। अगर तो गोल्स की क्लैरिटी की बात हो तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा क्लियर आपका गोल होगा उतने ज़्यादा ही चांसेस हैं उसको अचीव करने के, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। कभी-कभी आपके कुछ इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, कभी-कभी आपके जो गोल्स होते हैं वो आपके टीम मेंबर्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, उन पर भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो अगर तो आपके गोल्स क्लियर हैं, यानी कि उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही। आपको मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक बात कन्वे कर रहे हैं तो वो अगले बंदे तक प्रॉपर्ली पहुंच रही है, ठीक है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, तो इसका मतलब है कि वो गोल क्लियर है,
ठीक है? जितना ज़्यादा क्लियर गोल होगा उतनी जल्दी ही वो काम करेगा और उतनी ही चांसेस हैं उसके सक्सेसफुल होने के। नंबर 2 इज़ चैलेंज। चैलेंजिंग गोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईज़ी गोल्स, ठीक है? आप लोग अगर डेली लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स लें तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आपको कोई इंसान चैलेंज करता है तो आपके अंदर एक स्पार्क आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब तो इसको ये हमने करके दिखाना है, ठीक है? तो चैलेंज का ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटिंग्स में भी ये मतलब होता है कि जब आपके गोल्स चैलेंजिंग होते हैं ना, जब वो डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट थोड़े से होते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेशन लेवल को आपके बढ़ाते हैं, ठीक है? जब आपका मोटिवेशन लेवल ज़्यादा होता है तो आपके जो सक्सेस के जो चांसेस होते हैं, आपके कामयाब होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपके गोल्स चैलेंजिंग होंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेशन प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होंगे। तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है कमिटमेंट, ठीक है? अगर मैं एम्प्लॉइज़ की एंगेजमेंट या कमिटमेंट की बात करूँ तो ये एक लेवल ऑफ कनेक्शन होता है, ठीक है? आप अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं अपने काम में, ठीक है? और कितने ही पुरजोश तरीके से आप अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं, तो वो आपकी एम्प्लॉइज़ की कमिटमेंट होती है अपने काम के साथ, ठीक है? एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपने काम को अपने काम के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से फ़ील कर रहे हैं और फिर किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में, तो वो आपकी कमिटमेंट होती है। जितना ज़्यादा आप कमिटेड रहेंगे अपने गोल के साथ, ठीक है, उसको लेकर जितना ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करेंगे तो उतने ही चांसेस हैं कि आप जल्दी से अपने गोल को हिट कर लें या जल्दी से अपने गोल को अचीव कर लें। नंबर 4th फैक्टर इज़ फीडबैक, ठीक है? किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में या अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ़ में भी देखें, अगर हम लोग कोई काम करते हैं और हमें पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है, तो हमारा उस काम करने का लेवल बढ़ जाता है, हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है उस काम को करने की, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं और आपको पॉज़िटिव फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग फीडबैक की बात करें तो हम दोनों फीडबैक्स को देख रहे हैं, पॉज़िटिव को भी, नेगेटिव को भी। पॉज़िटिव फीडबैक ये होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको एप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम के लिए। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि अगर आप काम सही तरीके से नहीं कर रहे तो आपको ये बताया जाता है कि आपने ये काम सही तरीके से नहीं किया, तो आपका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है? तो फीडबैक एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करती है मोटिवेशन को गेन रखने में, मोटिवेटेड रहने में, ठीक है? और अपने काम को अच्छी तरीके से सरअंजाम देने में। तो जितना ज़्यादा आप एक एम्प्लॉयी को मोटिवेट करेंगे, उसको पॉज़िटिव फ़ीडबैक देंगे, वो उतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगा और अपने काम में मसरूफ़ रहेगा। सो फ़ीडबैक देना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी काम को करने में, ठीक है? नंबर 5th वन इज़ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद ये है कि अगर तो एक टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से मुराद कि मुश्किल काम है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, आप उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके काम के ऊपर और आपके ऊपर भी, ठीक है? क्योंकि मुश्किल काम होगा, चैलेंजिंग काम होगा, तो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा उसको करने में। तो टास्क कॉम्प्लेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे है कि अगर तो आपका एक मुश्किल काम है या कोई मुश्किल गोल है, तो आप इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है? और वन बाय वन उसको अचीव करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी मुश्किल गोल है, आप उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आप उसको पार्ट्स में अचीव करने की कोशिश करें। नंबर 1 को पहले अचीव करें, फिर नंबर 2 को अचीव करें, फिर नंबर 3 को अचीव करें, फिर नंबर 4 को और इसी तरह नंबर 5 को। इस तरीके से जब आप वन बाय वन अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो हर लेवल में आपका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है जब आपका कोई बहुत बड़ा गोल हो, उसको आप छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं और फिर वन बाय वन उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि गोल सेटिंग थ्योरी क्या है, उसके कुछ की प्रिंसिपल्स को हमने टच किया। अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैं यहाँ पर बार बार एम्प्लॉयज़ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वर्कर्स यूज़ कर रही हूँ, वो इसी वजह से कि ये जो थ्योरी है ये मोस्टली इसी बैकग्राउंड में यूज़ होती है। अब अगर मैं फ़र्स्ट एडवांटेज की बात करूँ तो क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ से मुराद ये होता है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उनका गोल क्या है, तो उनके दिमाग से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। उनके दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि अब उन्होंने उस गोल को अचीव कैसे करना है।
फिर वो क्लाइंट्स जो होते हैं या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी, सारे एफ़र्ट्स जो होते हैं वो उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं जहाँ पर उनका गोल होता है और पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस गोल को अचीव कर लें। इसको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वो एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। जब कॉलेज स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि उनका सिलेबस क्या है तो दे विल बी क्लूलेस। उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि उन्होंने आगे करना क्या है, उनके पास कोई प्लान नहीं होगा। इसी तरीके से जब वर्कर्स को यही नहीं पता होगा कि उनका गोल क्या है, तो उनके पास भी कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद कोई प्लान नहीं होगा उनके पास जिन पर वो काम कर सकें। सेकंड एडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है बेटर एफर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब बेटर एफर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से मुराद ये है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनका क्लियर कट गोल क्या है, तो वो शुरू से ही उस गोल की अचीवमेंट में अपना एफर्ट डालेंगे, ठीक है? वो शुरू से ही बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे कि वो शुरू से ही उस गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे रादर देन वो उस गोल को आखिर तक के लिए छोड़ दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर तो कॉलेज स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो लेंथी होगा, तो वो क्या करेंगे, वो शुरू से ही ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे उसको कवर अप करने के लिए रादर देन वो उसको आखिर तक के लिए छोड़ दें कि हम उसको आखिर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी कंपनी जब उनको एक क्लियर कट गोल प्रोवाइड कर देगी, तो वो शुरू से ही पहले दिन से ही उस गोल की अचीवमेंट में अपना बेटर एफ़र्ट डालेंगे ताकि वो एंड में उसको ईज़िली अचीव कर लें। थर्ड एडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है कंट्रोलिंग एंड रिकग्निशन। कंट्रोलिंग एंड रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक कंपनी ने जो है वो एक सर्टेन गोल अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया है। अब उस कंपनी का सिर्फ़ ये काम है कि उसने ये देखना है कि एम्प्लॉयज़ उस डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर रहे हैं उस गोल की अचीवमेंट में कि नहीं काम कर रहे। तो ये कंपनी के पास एक कंट्रोल आ जाता है। इसी तरीके से रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि आपके काम की वजह से आपको पहचाना जाए। तो कंपनी के पास ये भी एक पॉइंट होता है कि वो अब रिकग्नाइज़ करे कि कौन से एम्प्लॉयज़ सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही प्रॉपर काम कर रहे हैं और सही टाइम पे काम कर रहे हैं, और कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो उस गोल को अचीव करने में फ़ेल हो रहे हैं, जो कंपनी ने सेट किया है। ये तो थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है अनरियलिस्टिक गोल्स। अब चैलेंजिंग गोल्स और अनरियलिस्टिक गोल्स के दरमियान एक बहुत ही पतली सी लाइन है, ठीक है? चैलेंजिंग गोल्स वो होते हैं जो मुश्किल होते हैं लेकिन वो अचीवेबल होते हैं, आप टाइम के साथ उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अनरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी कहे कि मुझे अगले 1 महीने में ट्विटर को ख़रीदना है, तो दैट इज़ समथिंग अनरियलिस्टिक, ठीक है? तो जब एक कंपनी उस लाइन को क्रॉस कर देती है तो वो उस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर वो उन गोल्स पे भी फोकस नहीं कर पा रहे होते जो कि उन्होंने सेट किए हुए होते हैं, और इस तरीके से ये सारा मोटिवेशन का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर से। सेकंड डिसएडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है बायसनेस। बायसनेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी पर्सनल शिकायत को काम के दरमियान ले आते हैं। कुछ लोगों को आप जानबूझकर अच्छा काम देते हैं, कुछ लोगों को आप जानबूझकर बुरा काम देते हैं, कुछ लोगों को आप जानबूझ के क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी उनके अच्छे काम करने पर भी आप उनको शाबाशी नहीं देते या फिर उनके काम से नुक्स निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायसनेस में आ जाती है। अब कंपनी के पास ये होल्ड होता है कि हर डिपार्टमेंट को और हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को वो डिफरेंट टास्क दे, ठीक है? या डिफरेंट गोल दे। अब टॉप मैनेजमेंट में ये रिस्क आ सकता है कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ को जानबूझकर अच्छा टास्क, अच्छा गोल दे सकते हैं, कुछ को वो जानबूझकर सिंपल और ईज़ी गोल्स दे सकते हैं। तो ये एक बायसनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ में और एक कंपनी के दरमियान में आ सकता है, जो कि एम्प्लॉयज़ को फिर डीमोटिवेट कर सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज जो गोल सेटिंग थ्योरी का है वो है नो गारंटी ऑफ सक्सेस। अब कुछ तो एम्प्लॉयज़ के अपने गोल्स हो गए, कुछ एक कंपनी के गोल्स होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने गोल्स को कंप्लीट कर लिया, लेकिन कंपनी जो है वो फ़ेल हो जाती है कोऑर्डिनेट करने में, और वो फ़ेल हो जाती है कि वो ये देखे कि कौन किस तरीके से सही तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर कंपनी अपने गोल्स में फ़ेल हो जाती है, तो फिर वो जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये एक इस थ्योरी का ड्रॉबैक है कि इसमें आपके पास सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती।
तो ये थी गोल सेटिंग थ्योरी, जिसमें हमने गोल सेटिंग को पढ़ा, उसके बाद हमने उसके कुछ की प्रिंसिपल्स देखे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।